Greetings, dear parents and students. This is Mahesh for Shiv Senior Secondary School, Gatoli. In our last class for Social Studies subject, we had started chapter 3, which is Human Heritage, and we had discussed the new words. हमने नए वर्ड्स पढ़े थे, इनका प्रोनाउंसिएशन, इनका वर्ड मीनिंग्स और इनका यूजेज के बारे में हमने पढ़ा था. Then we had started the chapter and we had read the chapter 40, page number 42. हमने इस चैप्टर का पाठ का 42 पेज पढ़ा था, जिस पे इंडियन स्कॉलर्स, एंशियंट इंडियन स्कॉलर्स में से गर्गी और चाणक्य के बारे में हमने पढ़ा. आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 43 से. सो पेज नंबर 43, फर्स्ट पर्सनालिटी जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ये सब कौन है? ह्यूमन हेरिटेज, मतलब वो इंसान जो हमारे लिए धरोहर सोच के रूप में या चीज़ों के रूप में छोड़ के गए, वो विख्यात लोग कौन थे हमारे भारत देश के. तो आर्यभट्ट इज़ द नेक्स्ट वन. आर्यभट्ट वॉज अ फेमस मैथमेटिशियन. ये बहुत बड़े गणितज्ञ थे, यानी मैथमेटिक्स इन्होंने बहुत पढ़ा था और मैथमेटिक्स में इन्होंने काम किया है. एंड एस्ट्रोनॉमर. एस्ट्रोनॉमर कौन होता है? ये भी हमने न्यू वर्ड्स में पढ़ा था, जो खगोल विद्या पढ़ते हैं, दैट इज़ एस्ट्रोनॉमी. ही लिव्ड अबाउट 1500 ईयर्स अगो. आज से 1500 साल पहले लगभग वो रहते थे. ही वॉज द ऑथर ऑफ सेवरल बुक्स ऑन मैथमेटिक्स. इन्होंने गणित में बहुत सारी किताबें लिखी हैं एंड एस्ट्रोनॉमी और खगोल शास्त्र में. हिज फेमस वर्क आर्यभट्टिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी. इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है आर्यभट्टिया इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी. ये बुक का नाम है, याद रखना है आपको. इसमें मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी दोनों की बातें की गई हैं. ही क्लेम्ड दैट द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. उन्होंने ही सबसे पहले दावा किया था कि धरती जो है अपनी एक्सिस के अराउंड घूमती है. यानी सब कहते थे धरती सर्कुलर वे में ऐसे सूरज के चक्कर लगाती है, सूरज बीच में है, लेकिन साथ में वो अपनी एक्सिस पे भी घूम घूम के चक्कर लगाती है, ये इन्होंने कहा था. He explained that the apparent movement of stars across the sky was actually the result of Earth's movement. उन्होंने कहा कि हमें जो तारों की पोजीशन बदल जाती है वो इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि धरती भी अब सूर्य के चक्कर लगाते लगाते साथ में खुद भी घूम रही है. He also calculated distance between the planets. He set up an astronomical observatory near पाटलिपुत्र in प्रेजेंट डे बिहार. उस समय पाटलिपुत्र के नाम से जगह जानी जाती थी, जो आज के दिन बिहार स्टेट में आती है. वहाँ पे इन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी का क्या मतलब है? वो दूसरे ग्रह और तारों को देखने के लिए उन्होंने एक प्रयोगशाला जहाँ से वो ऑब्जर्व कर सकें, तो उसे ऑब्जर्वेटरी कहते हैं. ऑब्जर्वेशन के लिए बनी लेबोरेटरी को ऑब्जर्वेटरी कहते हैं. तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बनाई थी वहाँ पे. तो ये सब काम है आर्यभट्टा के. ये फेमस मैथमेटिशियन है. इसमें इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन आर्यभट्टा ने ही ज़ीरो का आविष्कार किया था. यानी मैथमेटिक्स में आर्यभट्ट से पहले क्या होता था? केवल हमारे पास 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती थी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ज़ीरो नहीं होता था. आर्यभट्ट वॉज द पर्सन जिन्होंने ज़ीरो इंट्रोड्यूस कराया. तो ज़ीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने ही किया था. ओके, नेक्स्ट इज कबीरदास. कबीर वॉज ए सेंट एंड ए पोइट. कबीरदास का नाम आप हिंदी में बहुत सुनेंगे, कबीर के दोहों के नाम में बहुत सुनते हैं आप. कबीरदास एक फेमस संत हैं और एक कवि हैं. उन्होंने बहुत सारी काव्यात्मक रचनाएं की हैं. इट इज़ बिलीव दैट ही वॉज बॉर्न अराउंड 1440. 1440 ईस्वी के आसपास वो पैदा हुए, ऐसा माना जाता है. ही वॉज अडॉप्टेड बाई ए मुस्लिम वीवर फैमिली ऑफ नीरू एंड हिज वाइफ निर्मा. नीरू और निर्मा नाम के हस्बैंड वाइफ हैं ये. नीरू इनके पिता थे, निर्मा इनकी माता थी. ये वो हैं जिन्होंने इनको गोद लिया था, कबीरदास को, और ये मुस्लिम परिवार के लोग थे. इन वाराणसी में कबीर कुड नॉट राइट एंड देयर फॉर एक्सप्रेस्ड हिज पोएम्स ओरली. कबीर लिख नहीं पाते थे, इसलिए वो क्या करते थे, जो भी वो पोएम सोचते थे वो गा के बोल के सुनाते थे. हिज वर्सेस एंड कपलेट्स और दोहाज आर स्टिल पॉपुलर. उनके दोहा जो हैं वो आज भी बहुत फेमस हैं. ही वॉज ए सेंट एंड टायरलेस प्रीच्ड हार्मनी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स. वो एक संत थे. सेंट हिंदी में संत होता है, इंग्लिश में सेंट होता है. एंड ही टायरलेसली प्रीच्ड. प्रीच का मतलब होता है सिखाना, लोगों के उपदेश देना. टायरलेसली बिना थके, वो बिना थके पूरे जीवन में हमेशा लोगों को सद्भावना, हार्मनी, सद्भावना और शांति के उपदेश देते थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों को, क्योंकि इनके माता पिता मुस्लिम थे जिन्होंने इसको गोद लेके पाला और बड़ा किया. ही ऑल्सो स्ट्रांगली अपोज रिलीजियस रिचुअल्स एंड बिलीव्ड इन वन गॉड. और वो धार्मिक कामों को उनमें मानते नहीं थे. उनका कहना था कि सभी धर्मों का मकसद एक होना चाहिए, भगवान एक ही है. तो हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई अलग अलग नहीं है, उन सब का भगवान एक ही है. सम ऑफ हिज वर्क्स आर इंक्लूडेड इन द होली बुक ऑफ सिक्स. उन्होंने कुछ जो चीज़ें लिखी हैं वो सिखों का जो ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी कुछ चीज़ें लिखी गई हैं. तो ये हैं कबीरदास.
अगला पर्सन जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है तानसेन। तानसेन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कंपोजर्स ऑफ हिंदुस्तान। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के विख्यात ये म्यूजिशियन रहे हैं। इनका नाम है तानसेन। ही वॉज बॉर्न इन ग्वालियर अराउंड 600 ईयर्स अगो, 600 साल पहले ग्वालियर में पैदा हुए थे। तानसेन वॉज नॉट ओनली एन एक्सपर्ट एट सिंगिंग बट एट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। वो केवल गाने में ही अच्छे नहीं थे, वो एक्सपर्ट थे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में भी, यानी संगीत की जो इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं जैसे हारमोनियम, वीणा, ये सब वो बजा लेते थे, सितार। ही वॉज वन ऑफ द 9 जेवल्स और रत्न इन मुगल एम्पर अकबर। अकबर जो आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस राजा हुए हैं भारत में। अकबर के 9 रत्न माने जाते थे, उनके 9 खास लोग जो उनके साथ उनके मिनिस्टर्स में इंक्लूडेड थे। उन 9 रत्नों में से एक रत्न तानसेन भी थे। It is believed that he was so impactful a singer that his raga Deepak could light lamps and raga Megha Malhar could bring down rain. वो इतने पावरफुल संगीतज्ञ माने जाते थे कि उनके 2 राग फेमस हैं। राग दीपक से वो ये राग गा के दिए पे आग लगा देते थे, और राग मेघ मल्हार इनके गाने से बारिश हो जाती थी, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट पर्सनैलिटी इज मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब्स रियल नेम वॉज मिर्ज़ा असदुल्लाह बेग खान। मिर्ज़ा गालिब का असली नाम मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान है। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट फेमस पोएट ऑफ उर्दू लैंग्वेज। ये उर्दू भाषा के सबसे फेमस पोएट माने जाते हैं। बॉर्न इन 1797 इन द सिटी ऑफ आगरा, ही बिकेम अ पोएट एट द एज ऑफ 11। 11 साल की उम्र में ही इन्होंने कवि का काम करना शुरू कर दिया था, यानी उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। ये 1797 में पैदा हुए थे आगरा में। He later served as a poet and a royal historian in the court of Mughal king बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र के दरबार में ये इन्हें राजशाही में इंक्लूड किया गया था, और वहाँ पे ये कविताएं सुनाते थे। मैनी ऑफ हिज पोएम्स वर कंपोज्ड एज गज़ल, और ये बहुत सारे जो इनकी पोएम है उनको गज़ल के रूप में गाया जाता है। गज़ल क्या होती हैं? जिनको गाते हैं, जिनके ऊपर गाने बनते हैं, आप गज़ल सुन सकते हैं, गज़ल सिंगर्स होते हैं। ही ऑल्सो रोट लेटर्स दैट बिकेम फेमस एंड हिज वर्क पॉपुलराइज्ड द उर्दू लैंग्वेज। इन्हीं की वजह से उर्दू लैंग्वेज बहुत फेमस हुई थी दुनिया में। गालिब हैज़ इंस्पायर्ड जनरेशंस ऑफ उर्दू पोएट्स। इंस्टीट्यूट लाइक ऐवान गालिब इन दिल्ली हैव बीन सेट अप टू ऑनर हिज वर्क। दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है ऐवान गालिब। ये इन्हीं की वजह से, ये गालिब इन्हीं की वजह से उसका नाम रखा गया है। ये बहुत फेमस रहे हैं, उर्दू में इनके ज़्यादातर रचनाएं हैं। नेक्स्ट इज सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले वॉज बॉर्न इन 1831 इन नायगांव, महाराष्ट्र। सावित्री बाई फुले ये एक औरत हैं जो महाराष्ट्र में नायगांव में 1831 में पैदा हुई थी। शी वॉज अ सोशल वर्कर हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया। इनको क्यों ख्याति मिली, क्यों हम लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन्होंने भारत में औरतों की एजुकेशन के बारे में बहुत काम किया है। शी वॉज द वाइफ ऑफ ग्रेट सोशल वर्कर ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले की वाइफ थी हैं, वो भी बहुत माने हुए सोशल वर्कर हैं। सोशल वर्कर कौन होते हैं? जो समाज में और लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। She belonged to a lower caste and had to face humiliation because at that time women were not allowed to go to schools or educate themselves. ये नीची जाति में पैदा हुई थी, तो इन्होंने बचपन में बहुत छुआछूत और भेदभाव का सामना किया। वो लोग पढ़ने नहीं देते थे तब लोअर कास्ट के लोगों को, और औरतों को तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ने दिया जाता था। She put up a brave front and completed her education after marriage and started teaching girls. इन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई और शादी के बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और दूसरी लड़कियों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। शी वॉज चोजन एज द फर्स्ट हेड मिस्ट्रेस ऑफ द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स ओपन इन इंडिया एट पुणे। भारत में जो पहला स्कूल लड़कियों के लिए खोला गया वो पुणे में खुला था, उसकी ये हेड मिस्ट्रेस चुनी गई थी। शी डाइड वाइल सर्विंग प्लेग पेशेंट्स ड्यूरिंग पैंडमिक। जब प्लेग फैला था तो प्लेग से ग्रस्त लोगों की ये सेवा करते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। अगले महानुभाव हैं दादा साहिब फाल्के। दादा साहिब फाल्के इज़ ऑल्सो द फुल नेम इज़ धुंधीराज गोविंद फाल्के। इनका नाम था धुंधीराज गोविंद फाल्के। इनको दादा साहिब फाल्के के नाम से जाना जाता है। ये फादर ऑफ इंडियन सिनेमा हैं। इंडियन सिनेमा का मतलब जो आप मूवीज़ देखते हैं उस इंडस्ट्री के जनक माना जाता है इन्हें। ही वॉज बॉर्न इन नासिक, महाराष्ट्र इन 1870। 1870 में नासिक में पैदा हुए थे, महाराष्ट्र में। ही स्टडीड आर्ट इन जे स्कूल आर्ट, मुंबई। हिज पैशन फॉर मेकिंग सिनेमा वॉज सो ग्रेट दैट ही सोल्ड ऑफ मैनी ऑफ हिज हाउस होल्ड आइटम्स टू ट्रैवल टू इंग्लैंड एंड लर्न द आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ फिल्म मेकिंग। इन्हें
फिल्म बनाना इतना पसंद था, सिनेमा का काम करना, कि इन्होंने अपनी ज़्यादातर चीज़ें, घर की चीज़ें बेच के इंग्लैंड जाके इन्होंने फिल्म मेकिंग की कला सीखी थी। दादा साहिब कंप्लीटेड द फर्स्ट इंडियन फिल्म राजा हरिश्चंद्र। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र दादा साहिब फाल्के ने बनाई थी 1913 में। ही मेड 96 मूवीज़ एंड 26 शॉर्ट फिल्म्स इन हिज 19 ईयर लॉन्ग करियर। 19 साल इन्होंने काम किया। 19 साल के काम में 96 मूवीज़ और 26 शॉर्ट फिल्म्स इन्होंने बनाई। Though the movies did not have sound, they were still hugely popular among the people. The government of India instituted an award in his honor in 1969. ये जो आपको बताया गया है, उस समय जब पहली बार मूवीज़ बननी शुरू हुई थी तो उनमें आवाज़ नहीं होती थी, यानी मूक मूवीज़ जिन्हें हम कहते हैं, म्यूट मूवीज़, उनमें साउंड नहीं होता था, वो केवल दृश्य होते थे। शुरुआत में ब्लैक एंड वाइट ही होता था केवल। तो वो मूवीज़ बननी शुरू हुई थी और वो पहली मूवी दादा साहिब फाल्के ने बनाई थी 1913 में। उसका मूवी का नाम था राजा हरिश्चंद्र। Next person is Srinivasa Ramanujan. Srinivasa Ramanujan was born in 1887 in Erode, Tamil Nadu. He was a great Indian mathematician. Even though he could not complete his formal schooling, he continued to study mathematics on his own. He developed various formula that he sent to Cambridge University, England. He was invited there because of his extraordinary talent. Tamil Nadu celebrates 22nd December as National Mathematics Day in the memory of Ramanujan. A stamp featuring Ramanujan was printed by the Government of India in 1962. रामानुजन 1887 में इरोड तमिलनाडु में पैदा हुए थे। ये भी मैथमेटिशियन रहे हैं बहुत बड़े, यानी मैथमेटिक्स के फील्ड में, गणित के फील्ड में इन्होंने बहुत सारा काम किया है। इन्होंने बहुत सारे फॉर्मूलाज भी बनाकर कैम्ब्रिज भेजे, जिसकी वजह से इंग्लैंड इनको बुलाया गया था। इन्होंने मैथ के फील्ड में बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं जिनके बारे में उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ये बताया गया है कि इनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी योगदान रहा, जिसकी वजह से तमिलनाडु में 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। और इनको एड्रेस करते हुए एक रामानुजन की खुद की स्टैंप भी बनी हुई है। जो आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो अलग अलग स्टैंप्स पे कुछ कुछ छपा होता है, तो वहाँ बहुत सारे लोगों को याद रखें हम, इसके लिए स्टैंप्स बनाई जाती हैं। रामानुजन उनमें से एक है। सितारा देवी। सितारा देवी इज़ फेमस कथक डांसर बॉर्न इन 1920 इन कोलकाता। कोलकाता में 1920 में पैदा हुई थी। ये बहुत फेमस कथक डांसर हैं। शी इज़ ऑल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ कथक। कथक की रानी के रूप में इनको जाना जाता है। शी लर्न डांसिंग फ्रॉम हर फादर सुखदेव महाराज। एट द टाइम इट वॉज नॉट कंसिडर्ड रिस्पेक्टेबल फॉर women फ्रॉम गुड families टू टेक अप डांसिंग. सितारा देवी too had to face obstacles, but she put up all her energy to pursue her passion of dancing. When she was a teenager, Rabindranath Tagore saw her dance and called her Nritya Samragini, or the Empress of Dance. She has won many awards including the Padma Shri Award. सितारा देवी जो हैं ये 1920 में कोलकाता में पैदा हुई थी। इनको कथक की रानी कहा गया। ये सुखदेव महाराज की बेटी थी और इनको भी नाचने नहीं दिया जाता था, क्योंकि नाचना अच्छा नहीं माना जाता था राजघरानों में। तो ये उसके खिलाफ इन दिक्कतों से लड़ते हुए इन्होंने नाचना जारी रखा और इनके नाच को देखकर रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें एम्प्रेस ऑफ डांस यानी नृत्य की देवी कहकर इन्हें पुकारा था। इन्हें अपने कला के लिए पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट इज़ मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का भी नाम हिंदी में आप बहुत बार पढ़ेंगे, क्योंकि इनका हमारा हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। मुंशी प्रेमचंद वॉज बॉर्न इन 1880 इन ए स्मॉल विलेज इन वाराणसी। वाराणसी के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। ही रोट मैनी ग्रेट स्टोरीज, नॉवेल्स एंड प्लेज इन हिंदी। हिंदी भाषा में बहुत सारी कहानियाँ, नॉवेल्स और प्लेज लिखे इन्होंने। ही फेस्ड पॉवर्टी बट कंसिडर टू परस्यू हिज राइटिंग। बहुत गरीबी इन्होंने देखी, लेकिन इन्होंने लेखन का कार्य जारी रखा। हिज नॉवेल्स गोदान एंड गबन हैव अ स्पेशल प्लेस इन हिंदी लिटरेचर। हिंदी साहित्य में सबसे बड़े माने जाने वाले नॉवेल्स में दो जो हैं, गोदान और गबन, ये इन्हीं की कृति हैं, इन्होंने लिखी हैं। हिज वर्क्स हैव सेंसिटिवली फोकस्ड ऑन द लाइफ ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया. हिज कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज मानसरोवर हैज़ बीन वेरी पॉपुलर एंड हिज स्टोरीज सच एज ईदगाह विद चिल्ड्रन एज द मेन कैरेक्टर्स आर टाइमलेस. इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं इन जो गरीबी के ऊपर आधारित हैं, गरीब भारत के ऊपर आधारित हैं. इनकी छोटी कहानियों का एक किताब लिखी थी इन्होंने, मानसरोवर, वो बहुत फेमस हुई है. इसके अलावा ईदगाह भी है जो बच्चों के लिए कैरेक्टर्स जिसमें लिखे हैं, बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी हैं. तो ये है मुंशी प्रेमचंद. इसके बाद है अमृता शेरगिल. अमृता शेरगिल वॉज फेमस इंडियन पेंटर. ये बहुत फेमस पेंटर हैं जो बुडापेस्ट में पैदा हुई. टू अ जेविश मदर एंड सिख फादर. इनकी मदर जो थी वो जेविश थी और इनके फादर जो हैं वो सिख थे. तो हमारी कंट्री में पैदा नहीं हुई, पैदा हुई हंगरी में.
इन 1913 शी केम टू इंडिया व्हेन शी वाज 8 years of age। जब ये 8 साल की थी जब भारत आई, शी वाज डीपली कंसर्न्ड विद द लाइफ ऑफ इंडियन पीपल एट लार्ज। शी कंसिडर्ड इट एज हर आर्टिस्टिक मिशन टू ब्रिंग आउट द कंडीशंस ऑफ द पीपल इन इंडिया इन हर पेंटिंग्स। इन्होंने भारत की जब दशा देखी तो उन्हें लगा कि भारत में बहुत काम करने की ज़रूरत है, और इन्होंने अपनी कला के माध्यम से भारत में जो चीज़ें थी उन्हें दर्शाने की कोशिश की। शी डाइड एट द यंग एज ऑफ 28 बट लेफ्ट ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन इंडियन आर्ट थ्रू हर पेंटिंग्स। वो 28 साल की उम्र में मर गई, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी कला के ज़रिए जैसा भारत को दिखाया वो आज भी फेमस है और उन्हें बहुत सराहना मिली उसकी। She is considered to be the most expensive women painter of India as her paintings are sold at very high prices. Her paintings have been declared as national art treasure by the government of India. ये मोस्ट एक्सपेंसिव वुमेन पेंटर के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि इनकी पेंटिंग्स बहुत महंगी बिकती थी। इनकी पेंटिंग्स को आज भी नेशनल आर्ट ट्रेजर के रूप में भारत की सरकार ने संजो कर रखा है। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे पेज नंबर 46 तक। इसके बेसिस पे आपको प्रैक्टिस जोन 2 आपका सॉल्व करना है। दादा साहिब फाल्के, ये हमने कहाँ पढ़ा था, इन्होंने क्या किया दादा साहिब फाल्के ने, वो आपको मैच करना है। वो किस चीज़ में थे? सिनेमा के फील्ड में थे। आर्यभट्टा मैथमेटिक्स के फील्ड में थे। चाणक्य फॉरेन रिलेशंस एंड वॉर स्ट्रेटजी इन्होंने दिया है। मिर्ज़ा गालिब उर्दू पोइट्री। तो ये आपको मैच कर देना है। तो दादा साहिब फाल्के का किसके लिए हो जाएगा? सिनेमा के लिए, ए यहाँ आ जाएगा। आर्यभट्टा का मैथमेटिक्स के लिए, बी यहाँ आ जाएगा। चाणक्य का फॉरेन रिलेशंस एंड स्ट्रेटजी, और मिर्ज़ा गालिब का उर्दू पोइट्री। तो दिस विल बिकम डी। नेम द म्यूजिशियन हु वाज वन ऑफ द जेवल्स ऑफ किंग अकबर कोर्ट। अकबर की कोर्ट में कौन 9 रत्नों में से एक थे? ये हमने पढ़ा था, दैट वाज तानसेन। ओके, इनके बारे में हमें लिखना है। इसके आंसर्स हम आपको बाद में भेज देंगे। व्हाट वाज द थीम ऑफ पेंटिंग्स ऑफ अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल की पेंटिंग्स का थीम क्या होता था? इंडिया। ओके, वो इसमें लिखेंगे आप। That's it. I hope you learned something. Please study and keep on learning.